हेलो बच्चों, एजू साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बीएससी और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स अपन पढ़ रहे हैं। इसका पेपर फर्स्ट रियल एनालिसिस अपना चल रहा है, वास्तविक विश्लेषण जिसे अपन कहते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको अनुक्रम की सीमा के और सीमा बिंदु के बारे में बता दिया था और कुछ दिनों से एडिशन चल रहे थे, इस वजह से अपने क्लासेस को थोड़ा रखा। उसके बाद अब से अपन क्लासेस को रेगुलर चालू कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है आपका अभिसारी अनुक्रम, या जिसको अपन क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, पहले डेफिनेशन को मैं आपको समझा देता हूं और फिर इसका मीनिंग क्या निकलेगा वो अपन धीरे धीरे समझते चलेंगे साथ साथ। तो देखिए ध्यान से कि एक अनुक्रम xn, एक इंग्लिश में भी बोलूंगा, लिखवाऊंगा, ठीक है, टेंशन ना लें। एक अनुक्रम xn अभिसारी कहलाती है यदि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn क्या हो, परिमित। ये अभिसारी और जो अपसारी का जो कॉन्सेप्ट है, अभिसारी और अपसारी का जो कॉन्सेप्ट है वो फर्स्ट ईयर में भी हमारे आया था और वो सीरीज में आया था श्रेणी में। लेकिन वहां श्रेणी, यहाँ पे श्रेणी नहीं, यहाँ पे क्या है, सीक्वेंस अनुक्रम है। ठीक है, और वहां भी यही काम होते थे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यूएन वगैरह कुछ ऐसा होता था। तो एक अनुक्रम xn अभिसारी कहलाती है यदि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn क्या हो, परिमित हो। मतलब xn जो xn क्या है, nth टर्म होगी। xn क्या है, nवां पद होगा किसका, अनुक्रम का, सीक्वेंस का। तो यदि वो उस पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाने पर यदि वो फाइनाइट आ जाए, परिमित आ जाए, या अनुक्रम xn की सीमा जाई परिमित हो, मतलब अनुक्रम xn जो है उसकी सीमा जाई। सीमा के बारे में पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे समझाया गया है। सीमा के बारे में पिछले लेक्चर में समझाया था और बाकी जो हल्का फुल्का किसी को डाउट रहा होगा वो अब आने वाले लेक्चर्स में क्लियर हो जाएगा सब कुछ सीमा को लेकर। ठीक है, सीमा कहते हैं, देसी भाषा में आपको बोलूं कि सीमा एक्चुअल में है क्या, लिमिट एक्चुअल में है क्या, तो सिंपल सा फंडा है, कोई भी सीक्वेंस जो है या कोई भी अनुक्रम जो है किसी जिस पॉइंट की ओर अग्रसर हो रहा है, कोई भी सीक्वेंस या कोई भी पॉइंट जिस पॉइंट की ओर बढ़ रहा है और जिस पॉइंट की ओर आगे जा रहा है, जिस पॉइंट की ओर आगे अग्रसर हो रहा है, तो वही क्या हो जाता है, सीमा हो जाती है, उसकी लिमिट हो जाती है। देसी भाषा में तो मतलब ये है इसका। जैसे 1/n वाला सीक्वेंस था, 1/n वाला, तो उसकी वैल्यू क्या आती थी, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 ऐसे चलती थी। तो ये सबकी सब किसकी ओर जा रहे हैं, जीरो की ओर जा रहे हैं। सबके सब किसकी ओर जा रहे हैं, ये जीरो की ओर। तो जीरो क्या है, इसका लिमिट है। ठीक है, जीरो इसकी क्या है, लिमिट है, जिसकी ओर वो कन्वर्ज होते हैं, जिसकी ओर वो बढ़ते हैं, जिसकी ओर वो अग्रसर होते हैं, किसके, टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, मतलब अनुक्रम के पद जो हैं, उसी को अपन क्या बोल देते हैं, सीमा बोल देते हैं। या अनुक्रम xn की सीमा यदि जाई परिमित हो, परिमित बोले तो फाइनाइट हो, मतलब इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए, तो अनुक्रम xn जाई को क्या होता है, अभिसरित होती है। मतलब बोलने का तरीका है अभिसारी होना, या फिर अनुक्रम xn जाई को क्या होती है, अभिसरित होती है, जाई की ओर क्या होती है, अग्रसर होती है। कहने का मतलब ये है। इसको लिखने का तरीका, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn इक्वल टू क्या, जाई, और जाई होना चाहिए भैया क्या, परिमित। जाई क्या होना चाहिए, परिमित या फिर फाइनाइट। इंग्लिश मीडियम वाले लिखो कि ए सीक्वेंस xn, ध्यान रखना जब भी अनुक्रम या सीक्वेंस वर्ड बोला जाएगा तो करली ब्रैकेट या मझले कोष्ठक में xn लिखा जाएगा। इज कन्वर्जेंट, ए सीक्वेंस xn इज कन्वर्जेंट इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn इज फाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn इज फाइनाइट, और सीक्वेंस xn, अनुक्रम या सीक्वेंस शब्द जब भी बोला जाएगा तो करली ब्रैकेट में लिखा जाएगा सीक्वेंस xn, और इफ, और लिमिट ऑफ सीक्वेंस xn, लिमिट ऑफ सीक्वेंस xn जाई इज फाइनाइट, जाई इज फाइनाइट, देन सीक्वेंस xn, देन सीक्वेंस xn कन्वर्जेज टू जाए। सीधा सा फंडा ये है। मैं तो आपको अभिसारी का मतलब यही समझाना चाहूंगा कि आपने xn पे लिमिट लगाई, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, कोई आपको मिला, कुछ जाई मिल गया जैसे है ना, वो जाई यदि फाइनाइट आ रहा है तो अपना क्या है, अनुक्रम xn या सीक्वेंस xn क्या है, कन्वर्जेंट है। और वो यदि फाइनाइट नहीं आ रहा है तो अपना क्या है, ये क्या बोलते हैं, अनुक्रम xn या सीक्वेंस xn कन्वर्जेंट नहीं है, फिर वो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट या फिर अपसारी में चला जाएगा। ठीक है, पहला फंडा तो वही है कि xn जो है nth टर्म है, उसमें आपने लिमिट लगा दी और यदि वो फाइनाइट आ जाए, वो यदि फाइनाइट आ जाए तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, परिमित आ जाए तो क्या बोल देते हैं उसको, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। लेकिन यदि नहीं आए तो वो कन्वर्जेंट नहीं है, फिर वो कौन सा है, डाइवर्जेंट है। वही क्लियर बात। ठीक, अब ये तो एक तरह से देखा जाए तो देसी परिभाषा है अपनी, जो अपन जनरल समझने के लिए अपन देखी, या फिर जो अपन छोटे बच्चों वाली परिभाषा हो गई है, तो जो अपन अब तक पढ़ते आ रहे थे।
अब इसकी एक्चुअल में रियल एनालिसिस के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या बनती है, अब वो समझिएगा और उस पर फोकस करिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, स्टार बना के लिख रहा हूं डेफिनेशन को, कि एक अनुक्रम, साथ साथ लिखते जाओ, बोले मेरे मैं बोल रहा हूं, एक अनुक्रम xn अभिसारी कहलाता है यदि, एक अनुक्रम xn अभिसारी कहलाता है यदि किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, मतलब समझाऊंगा इसका, एक बार लिख लो, किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए n0 जो कि एप्सिलॉन पर निर्भर है, n0 जो कि एप्सिलॉन पर निर्भर है, यदि किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए n0 इस प्रकार विद्यमान हो कि ध्यान से देखना, कि मॉड xn माइनस जाई इज लेस देन एप्सिलॉन ऑफ फॉर ऑल n ग्रेटर देन क्या हो, n0, और n0 काय में बिलोंग कर रहा है भैया, n में। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है उसको आप लिखिए एक बार, कि एक अनुक्रम xn अभिसारी कहलाता है यदि किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए n0 जो कि एप्सिलॉन पर डिपेंडेंट है, निर्भर कर रहा है, इस प्रकार विद्यमान हो कि मॉड xn माइनस जाई लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0 या n0 बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है जी, और सुनिएगा ध्यान से इस बारे को, इंग्लिश मीडियम में लिख लो कि सीक्वेंस xn इज कन्वर्जेंट, सीक्वेंस xn इज कन्वर्जेंट, बोल रहा हूं है ना, वर्डिंग को समझ के लिख लेना, सीक्वेंस xn इज कन्वर्जेंट if for any epsilon greater than 0, if for any epsilon greater than 0 there exists n0, for any epsilon greater than 0 there exists n0 dependent on epsilon या depend on epsilon such that ये वाला mod xn minus j less than epsilon for all n greater than n0 belongs to कैपिटल N। इसका मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट चीज वही है कि इसका मतलब क्या है ये हमको समझना है। ठीक है, कोशिश कर रहा हूं पूरी समझाने की, कंसंट्रेट होकर अगले 2 या 4-5 मिनट जितने देर बोलूंगा मैं, बहुत ध्यान से सुनना है और फोकस करना है कि चलो मैं पहुंचाना कहां चाह रहा हूं आपको। ठीक है, लिख लिया होगा आपने, लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तब देख लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं ना, यहां से देखिएगा, जो चीज समझाना चाह रहा हूं उसमें फोकस करिएगा बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से। देखो सुनो, इस चीज का मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। लिखा हुआ क्या है कि मॉड xn माइनस जाई लेस देन क्या लिख रहा है, एप्सिलॉन, फॉर ऑल n ग्रेटर देन क्या लिख रहा है, n0। ठीक है, और n0 बिलोंग कर रहा है किसमें, n में। ये हमारे पास लिखा हुआ है कि मॉड xn माइनस जाई। अब एक काम करो, वैसे नोट ही कर लो पूरे को, तभी आगे बढ़ेंगे इसको ढंग से। देखिएगा आगे, जो चीज मैंने लिखी है, बात मैंने लिखी है, इसका एक्सप्लेनेशन समझा रहा हूं आपको हिंदी में कि होता क्या है एक्चुअल में, ये कहना क्या चाह रहा है। लिख तो दिया कि सर मॉड xn माइनस जाई लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0 बिलोंग्स टू कैपिटल N। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इसमें जो चीजें यूज कर रखी हैं वो हैं क्या क्या। xn जो है वो nth टर्म है, xn क्या है, nth टर्म या फिर nवां पद। xn क्या है भैया, nवां पद। जाई क्या है, जाई है सीमा, सीमा बोले तो लिमिट है हमारी, जिसकी ओर हमारा जो अनुक्रम xn है या सीक्वेंस xn है अग्रसर हो रहा है, जिसकी ओर बढ़ रहा है, जिस तरफ फॉरवर्ड हो रहा है। एप्सिलॉन क्या है कि सर एप्सिलॉन है अल्प धनात्मक राशि। एप्सिलॉन क्या है, अल्प धनात्मक राशि। ठीक है, बहुत स्मॉल पॉजिटिव नंबर, स्मॉल पॉजिटिव नंबर। ठीक है, और जो n है, पहले n0 की बात करते हैं। n0 एक नेचुरल नंबर है, n0 क्या है, नेचुरल नंबर बोले तो प्राकृत संख्या। n0 क्या है,
प्राकृत संख्या, और n0 से बड़ा n है तो डेफिनेटली वो भी प्राकृत संख्याओं से बड़ी संख्या है कोई ना कोई। ठीक, अब हो क्या रहा है वो समझना आप ध्यान से, है ना। देखो मान लीजिए मैंने, अब देखो एग्जांपल से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, मैंने एक सीक्वेंस ले लिया 1/n, ठीक है, मैंने एक सीक्वेंस उठा लिया क्या 1/n। इसमें टर्म कौन कौन सी आएंगी सर, 1 आएगा, 1 के बाद 1/2 आएगा, 1/2 के बाद 1/3 आएगा, 1/3 के बाद 1/4 आएगा, 1/4 के बाद 1/5, डॉट डॉट चलता जाएगा। कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी बनेगी 1/1000 आ जाए, कहीं ना कहीं ऐसा बनेगा 1/1 लाख आ जाए, 1 लाख, कहीं हो सकता है 1/1 करोड़ आ जाए। इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे सारे के सारे में, 1 करोड़, 10 करोड़, लाख, क्योंकि सबकी सब क्या होती है प्राकृत संख्या होती है। और जो ये वाला n है वो n बिलोंग करता है n में, मतलब प्राकृत संख्याओं में। ठीक है, तो ये मैंने नंबर लाइन बना दी है। इस नंबर लाइन पर इधर तो जा रही है प्लस इन्फिनिटी की ओर, और इधर कहां जा रही है ये माइनस इन्फिनिटी की ओर। यहां बीच में इसमें कौन है 0, और मैंने मान लिया यहां पर कौन है 1, 1 है। 1 है तो 1/2 कहां होगा कि सर 1/2 यहां हो जाएगा, 1/3 कहां होगा 1/3 यहां हो जाएगा, 1/4 कहां होगा 1/4 यहां हो जाएगा। ऐसे ये आगे बढ़ते चले जाएंगे और ऐसे धीरे 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 बहुत सारी वैल्यू आ जाएंगी। कहीं पे 1/1 करोड़ आएगा ना, 1/1 करोड़, तो ये कितना होगा 0.000000001 ऐसा हो रहेगा। तो जीरो के बहुत ज्यादा, 1 करोड़ तो बहुत छोटी संख्या है, 1 करोड़ से ऊपर तो कहां पहुंचा 10 करोड़, मिलियन, ट्रिलियन, सब बहुत बिलियन, चलते ही चले जाओगे, आप रुकोगे नहीं। तो ये तो बहुत छोटी संख्या है, इसके बाद भी पता नहीं कितने नंबर आने वाले हैं। ठीक है, जो कहां होंगे जीरो के बहुत ज्यादा पास में होंगे। सुनते जाइए, ऐसे मैंने ये जितने भी लाइन बन रही हैं ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पास में मेरे पास क्या है एलिमेंट है। ठीक, मुझे एक बात बताइए, 1 और 1/2 में जो गैप है, 1 और 1/2 में जो गैप है वो बहुत बड़ा गैप है, दिख रहा है आपको साफ साफ। देखो है तो बहुत छोटा सर, आधा जो है, लेकिन करस्पॉन्डिंग देखी जाए कि मतलब इधर जो गैप आ रहा है उनसे तो बहुत बड़ा गैप है ना ये। ठीक, 1/2 और 1/3 का जो गैप है वो इस गैप से छोटा है, और 1/3 1/4 में जो गैप है वो इस गैप से छोटा है। मतलब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं वैसे गैप क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। गैप क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, जब दोनों संख्याओं के बीच में गैप कम होगा, दोनों संख्याओं के बीच में दूरियां कम होंगी, तो वो दोनों संख्याएं पास पास आएंगी कि नहीं आएंगी? मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे जैसे ये दोनों संख्याएं अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ इतना बड़ा गैप था, यहाँ इतना सा गैप हुआ, फिर इतना सा, फिर इतना सा, फिर इतना, बहुत चिन्ह सा छोटा छोटा सा गैप है इनमें सब में। जब छोटा छोटा सब में गैप है तो एक सिचुएशन मेरे पास ऐसी मिलेगी जब दो संख्याएं बहुत ज्यादा पास पास होने लग जाएंगी। ठीक है, हो सकता है कि वो n बराबर 10 पे हो जाए, हो सकता है n बराबर 100 पे हो जाए, हो सकता है n बराबर 1 लाख पे हो जाए, हो सकता है n बराबर 1 करोड़ पे हो जाए। एक सिचुएशन मेरे पास ऐसी आएगी जब मैं आगे बढ़ता जाऊंगा कि जिसके बाद जो टर्म्स जो आ रही हैं, पद जो आ रहे हैं, उनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। उनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो सिचुएशन है ना, सिचुएशन बोले तो n की वैल्यू, सिचुएशन बोले तो n की वैल्यू, n का ऐसा मान जिसके बाद जो पद आ रहे हैं उनके बीच का डिफरेंस बहुत कम है। n का ऐसा मान जिसके बाद जो पद आ रहे हैं उनके बीच का डिफरेंस क्या है भैया, बहुत बहुत ज्यादा कम डिफरेंस है उनमें। जब उनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा कम है, कब, एक सिचुएशन के बाद। मतलब आप चलते जा रहे हो, अभी तो गैप इतना बड़ा, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, लेकिन हो सकता है कि वो सिचुएशन समझो यहां आ गई, तो इसके बाद अवयवों के बीच का जो अंतर है या गैप है क्या बहुत कम हो गया। इसका मतलब क्या होगा, दोनों संख्या बहुत ज्यादा पास पास आ जाएंगी। तो वो जो सिचुएशन है ना, वो जो n की वैल्यू है जिसके बाद गैप बहुत ज्यादा कम है, वो सिचुएशन कौन सी है, n0। n0 बात समझ में आया, n0 क्या है? n0 वह संख्या है, n0 वो नंबर है जिसके बाद जो अपने सीक्वेंस की टर्म्स हैं उनके बीच का गैप क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा कम हो रहा है। n0 वो टर्म है, n0 वो पद है जिसके बाद सीक्वेंस के बीच का गैप क्या होता जा रहा है, सॉरी अनुक्रम के पदों के बीच का गैप क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा कम हो रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और सुनिएगा, एप्सिलॉन क्या है कि सर एप्सिलॉन है अल्प धनात्मक राशि। ठीक है, धनात्मक है मतलब जीरो से पहले तो है ही नहीं। धनात्मक यदि संख्या है कोई तो जीरो से इधर तो उसका काम ही नहीं है, जीरो से इधर ही होगी। ठीक है, अल्प है मतलब बहुत छोटी है, छोटी है तो डेफिनेटली किसके पास होगी, जीरो के पास होगी। मान लीजिए यहां है अल्प धनात्मक राशि है, बहुत ज्यादा छोटी है, तो जीरो के पास ही होगी। जो जीरो की तरफ वो भी राइट में होगी, लेफ्ट में तो हो नहीं सकती क्योंकि पॉजिटिव मैंने ली है।
तो यहां से एक बात को समझने की कोशिश करिएगा, एप्सिलॉन जो है वो बहुत अल्प धनात्मक राशि है, मतलब क्या है, वो बहुत ज्यादा छोटी है। ठीक, ये क्या लग रहा है, ये मॉड है सर। ये मॉड की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। मॉड की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। तो मॉड की जो वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू भी कहां होगी कि सर, ये पॉजिटिव वैल्यू भी जीरो के राइट में ही होगी। पॉजिटिव वैल्यू भी क्या होगी, जीरो के राइट में होगी। लेकिन ये जो वैल्यू है ना, वो छोटी किससे है, एप्सिलॉन से। किससे छोटी है वैल्यू, एप्सिलॉन से छोटी है। तो एप्सिलॉन तो पहले ही बहुत छोटा था, उससे भी बहुत छोटी वैल्यू है। एप्सिलॉन पहले ही बहुत छोटा था, उससे भी बहुत छोटी वैल्यू है, मतलब लगभग किसके पास है, जीरो के पास है। मतलब अप्रोक्सीमेट आप इसको क्या मान सकते हो, जीरो के बहुत ज्यादा पास है। मतलब अंतर क्या है, जीरो के बहुत ज्यादा पास। या हो क्या रहा है कि सर एक्सएन में से जाई माइनस हो रहा है। एक्सएन तो क्या है, अनुक्रम के पद है। जाई क्या है, सीमा है जिसकी ओर वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहां ये हो रहा है कि जो पॉजिटिव मॉड की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा छोटी है, जीरो के पास है। ठीक है, अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं, यदि किन्हीं भी दो नंबर का डिफरेंस बहुत छोटा है, यदि किन्हीं भी दो नंबर का अंतर बहुत कम है या फिर जीरो के पास है, तो वो दोनों नंबर क्या होंगे, बहुत ज्यादा पास पास होंगे, जब भी तो डिफरेंस बहुत कम आएगा। दो संख्याओं के बीच का अंतर यदि बहुत कम है, दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस यदि बहुत कम है, तो डेफिनेटली अपन समझ सकते हैं जनरल चीज से कि उनके वो बहुत ज्यादा क्या होंगी, पास पास होंगी। दोनों क्या होंगी, बहुत ज्यादा पास पास होंगी। तो जो ये सिचुएशन बन रही है कि एप्सिलॉन पहले से धनात्मक राशि है, बहुत छोटी संख्या है, उससे भी छोटा इसका मॉड है, मॉड पॉजिटिव है, तो जीरो के पास होगा, तो एक्सएन का और जाई का, एक्सएन का और जाई का अंतर जो है, डिफरेंस जो है, वो बहुत छोटा हो जाएगा। मतलब एक्सएन और जाई दोनों क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा पास पास हो जाएंगे। एक्सएन और जाई दोनों क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा पास पास। एक्सएन क्या है, एक्सएन अनुक्रम के पद, nth टर्म, nवां पद या अनुक्रम के बहुत सारे पद, टर्म्स ऑफ सीक्वेंस एक्सएन। जाई क्या है, सीमा जिसकी ओर क्या हो रहा है, अग्रसर। तो अनुक्रम एक्सएन और जाई, अनुक्रम के पद और जाई दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, बहुत कम है, बहुत ज्यादा पास पास हो गए वो। ठीक है, तो ये सिचुएशन ये बन रही। जीरो तो क्या है, इसकी सीमा है। जीरो तो क्या है, इसकी सीमा जाई है। और ये 1/2 1/3 1/4 ये सब के सब क्या है, एक्सएन। एक सिचुएशन एन जीरो के बाद, एक सिचुएशन एन जीरो के बाद, एन ग्रेटर देन एन जीरो का मतलब है एन जीरो के बाद इनके बीच का अंतर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। और ऐसा यदि होता है और जाई यदि परिमित है, जाई जो संख्या है वो कैसी है, परिमित है, फाइनाइट है, जो लिमिट है, सीमा जो है, तो अपन क्या कह देंगे कि अनुक्रम एक्सएन अभिसारी है। मेरे हिसाब से आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और जितना देर बोला है मैंने 5-7 मिनट, इसको मैं एक सब लाइन में समराइज कर देता हूं। सीधा सा फंडा है कि जाई अपनी सीमा है, एक्सएन अपना क्या है, एनवा पद। जाई को लिमिट बोलते हैं, एक्सएन एनथ टर्म है आपके। एनथ टर्म का मतलब कोई सी भी टर्म हो सकती है, एन पे डिपेंड करता है। इनका डिफरेंस का मॉड किससे छोटा है, एप्सिलॉन छोटा है। इनके डिफरेंस का मॉड किससे छोटा है भैया, एप्सिलॉन से छोटा है। तो जब अपन आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, तो एक सिचुएशन एन जीरो ऐसी आएगी जिसके आगे जाने पर, एन जीरो से आगे जाने पर अनुक्रम के जो पद हैं और जो सीमा है उनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, बहुत बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। मतलब बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे, पास पास। तो देखो यार दिख रहा है, ये जीरो तो सीमा हो गई, जीरो तो कोई बनेगा नहीं। ठीक है, और इनके पद, अनुक्रम के पद ये रहे, तो ये तो बहुत ज्यादा पास पास हो गए ना। और यदि ये सीमा जाई है, यदि ये फाइनाइट है, सीमा जाई यदि फाइनाइट है, परिमित है, तो उसे अपन क्या बोल देते हैं, अनुक्रम कैसा है, अभिसारी अनुक्रम या फिर कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, एक इसको लिखने का दूसरा तरीका ये भी होता है, आप लिख लेना कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, एक्सएन बराबर क्या होना चाहिए, जाई, और जाई क्या होना चाहिए, परिमित। जाई क्या होना चाहिए, परिमित, मतलब फाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। और जाई यदि परिमित है, जाई यदि परिमित है, तो आप क्या कह देंगे कि अनुक्रम, अनुक्रम एक्सएन कैसा है भैया, अभिसारी है। अनुक्रम एक्सएन अभिसारी है, मतलब सीक्वेंस एक्सएन, सीक्वेंस एक्सएन इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये तो हुआ कन्वर्जेंट या अभिसारी का कॉन्सेप्ट। ठीक, नोट कीजिए और समझिए। हल्का सा भी डाउट रहे दोबारा देखना, तिबारा देखना, 4 बार देखना, 5 बार देखना, क्योंकि अब यही चलेगा, अभिसारी अपसारी अभिसारी अपसारी। एक बार आप इसको देख लीजिए, कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा। और अब अगला अपन पढ़ेंगे कौन सा, अपसारी अनुक्रम। चलिए।
आगे देखिएगा, अभिसारी अनुक्रम के बारे में पढ़ा अपन ने, और वहां से हमारे पास जो निष्कर्ष निकल के आया, रिजल्ट निकल के आया, वो ये आया था कि जो जाई है ना, जाई लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्शन करने पर जो जाई आ रहा है, वो यदि जाई फाइनाइट है या परिमित है तो अनुक्रम एक्शन हमारा क्या होता है, अभिसारी होता है। लेकिन ये जो जाई है वो यदि फाइनाइट ही ना हो, यदि परिमित ही ना हो, अपरिमित हो, इनफाइनाइट हो, तो ऐसी सिचुएशन में जो सीक्वेंस है उसका नाम क्या हो जाता है, अपसारी अनुक्रम या फिर डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, सुनो कि यदि जाई परिमित राशि नहीं है, वो पहले से लिंक कर लिया मैंने जो लिखा हुआ था, यदि जाई परिमित राशि नहीं है तो अनुक्रम एक्शन कैसा होगा, अपसारी होगा। ठीक है, अर्थात सीक्वेंस एक्शन या अनुक्रम एक्शन अपसारी होगा यदि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्शन करने पर जाई आ रहा है, और ये क्या होगा, परिमित नहीं है, या लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्शन बराबर इन्फिनिटी आ जाए या माइनस इन्फिनिटी आ जाए। सीधी सी बात है, जो अपन लिमिट लगा रहे हैं, जो सीमा है उसकी, वो यदि विद्यमान नहीं है, वो यदि अपरिमित है, इनफाइनाइट है, तो ऐसी सिचुएशन को अपन क्या बोल देते हैं, अपसारी अनुक्रम या फिर डाइवर्जेंट सीक्वेंस। और समझिएगा ध्यान से, देखो आप इसमें चाहो तो ये लिख सकते हो कि यहां अनुक्रम एक्शन, यहां अनुक्रम एक्शन जाई बनाना जानते हो ना, जाई को अभिसृत नहीं होता है, जाई को अभिसृत नहीं होता है। एक बात मैं आपको और बता दूं, ये क्लास देखते समय आप लोग फास्ट फॉरवर्ड ना करें, तसल्ली से देखें। बुक ही ऐसी है रियल की, इसमें आपको एक एक चीज बारीकी समझनी है, एक एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझना है। सुनना ध्यान से देखिएगा। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम वाले नोट करो, इंग्लिश मीडियम वाले लिख देता हूं ना, कि इफ जाई इज नॉट ए फाइनाइट नंबर, not finite, if xi is not finite then sequence xn, शॉर्ट में लिख दिया सीक्वेंस मैंने, sequent xn will be divergent। sequent xn कैसा होगा, sequence xn कैसा होगा, डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, ये आप लिख सकते हो, और sequence xn will be divergent if limit n tends to infinity xn is not finite, या आप लिख सकते हो कि सर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn करने पर पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रहा हो या फिर नेगेटिव इन्फिनिटी आ रहा हो। और एक लास्ट लाइन आप लिख सकते हो कि हेयर सीक्वेंस एक्शन will does not converge to जाए। कैसे भी लिख दो, लिखने के बहुत सारे तरीके हैं अलग अलग। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जो अभिसारी नहीं है वो अपसारी, ऐसा, हाँ सॉरी गलत बोल गया मैं, जो अभिसारी नहीं है वो अपसारी ऐसा जरूरी नहीं है। जो अभिसारी नहीं है वो एक तीसरा होता है इसमें दोलनी, ऑक्सीलेटिंग, वो वाला भी हो सकता है। हमें केवल अभी इतना समझना है कि जो भी आपके पास सीक्वेंस है, जो भी आपके पास अनुक्रम है, उसकी जो सीमा जाई है वो यदि परिमित है या फाइनाइट है, ठीक है, उसकी जो लिमिट है जो जाई वो यदि फाइनाइट है, तब जाके वो सीक्वेंस क्या होगा आपका, अनुक्रम क्या होगा आपका, अभिसारी या फिर कन्वर्जेंट होगा। नहीं है तो कौन सा हो जाएगा, डाइवर्जेंट या फिर अपसारी हो जाएगा। नोट करिए, नेक्स्ट पॉइंट अपन आगे उठाते हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है मेरे पास दोलनी अनुक्रम या फिर ऑस्किलेटरी सीक्वेंस। इसमें क्या होता है, जो ना तो कन्वर्जेंट है ना डाइवर्जेंट है, ऐसा अनुक्रम ना तो अभिसारी है ना अपसारी है, वो क्या कहलाता है, आपको दोलनी अनुक्रम कहलाती है। ठीक है, लिख दीजिए, ऐसा अनुक्रम एक्सन, ऐसा अनुक्रम एक्सन जो न तो अभिसारी है, बोलता जा रहा हूं, दिखने में हल्का फुल्का यदि कोई 360 पे 240 दिखता है तो उसको हो सकता है दिखने में दिक्कत है, तो मैं बोलता जा सकता, जो न तो अभिसारी है न ही अपसारी है, न तो अभिसारी है न ही अपसारी है, तो उसे कैसा अनुक्रम कहते हैं, दोलनी अनुक्रम कहते हैं, तो उसे दोलनी अनुक्रम कहते हैं। लिख देना, अ सीक्वेंस एक्शन
a sequence xn which is neither convergent nor divergent, then it is called oscillatory सीक्वेंस। ठीक है जी, जो ना तो अभिसारी है ना ही अपसारी, उसको कहते हैं दोलनीय अनुक्रम। एग्जांपल देखना इसका, देखो मैंने एक सीक्वेंस एक्सन लिया, ठीक है जी, इसको लिखा मैंने क्या, -1 की पावर n, और n बिलोंग कर रहा है किसमें, n में। n बिलोंग कर रहा है किसमें, n में, मतलब नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, सुनो, सबसे पहले n की वैल्यू आप 1 रखोगे, क्योंकि n होता क्या है कि सर 1 2 3 4 ऐसा होता है। n की वैल्यू 1 रखूंगा तो टर्म आएगी -1, 2 रखूंगा तो कितना आएगा, -1 की पावर 2। जैसे लिख लो, देखो सबसे पहले आप n की वैल्यू 1 रखोगे, फिर n की वैल्यू 2 रखोगे, फिर n की वैल्यू 3 रखोगे, फिर n की वैल्यू 4 रखोगे, फिर n की वैल्यू 5 रखोगे, फिर n की वैल्यू 6 रखोगे, और यही सिलसिला आगे चलता चलता रहेगा। तो ध्यान से देखूं तो -1 की पावर 1 -1 होता है, -1 की पावर 2 1 होता है, -1 की पावर 3 -1 होता है, -1 की पावर 4 1 होता है, फिर -1 1, फिर -1 1, ऐसे ही ये चलता चला जाएगा। ठीक है, इसकी लिमिट है क्या, नहीं है कोई। क्यों, क्योंकि ये ना इधर कभी -1 कभी +1, कभी -1 कभी +1, कभी -1 कभी +1 हो रहा है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की ओर ये अग्रसर नहीं हो रहा, उसकी तरफ नहीं जा रहा है ये, मतलब ऐसे बोलता है ना कि लुढ़क रहा है इधर से उधर, -1 +1 -1 +1 -1 +1, तो ये कैसा है, ये एक दोलनीय अनुक्रम है। ठीक है, लिख देना कि यहां xn इक्वल टू -1 की पावर n एक दोलनीय अनुक्रम है, परिमित है वैसे क्योंकि इसमें 2 ही पद हैं, दोलनीय अनुक्रम है। ठीक है, कि xn इक्वल टू -1 की पावर n इज ए ऑसिलेटरी सीक्वेंस। क्लियर। अब छोटे मोटे मैं आपको 2-3 एग्जांपल समझाता हूं जो भी टॉपिक अपन ने पढ़ रहा है उसके ऊपर, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखिएगा आगे, एक एग्जांपल तो मैंने ये लिया है सीक्वेंस जिसमें जो nth टर्म है वो 1/n है, इसमें -1 की पावर n और n है। ठीक है, थोड़ा सा यदि मैं इसमें टर्म्स देखूं तो आपका 1 1/2 1/3, क्योंकि n बिलोंग करेगा n में, नेचुरल नंबर में 1/4 इस तरीके से मिलेगी। देखा जाए तो यहाँ xn कितना है कि सर xn 1/n है, nth टर्म जो nवां पद है वही xn होता है। ठीक, अब बताने का विसारी का अपसारी है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लिमिट लगा के देखिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn, इधर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, तो ये कितना आएगा 1/∞ बराबर कितना, 0। ठीक हो गया ना, n की जगह इन्फिनिटी रख दो। जीरो जो है वो परिमित राशि है कि अपरिमित राशि है, कि सर जीरो तो परिमित राशि है। जीरो कैसी है भैया, फाइनाइट है। जीरो कैसी राशि है, परिमित या फिर फाइनाइट टर्म है जीरो हमारी। जीरो यदि फाइनाइट हमारी टर्म है, जीरो यदि परिमित राशि है, और मैंने आपको सिखाया था कि यदि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn करने पर कोई फाइनाइट टर्म आ जाए, जो आता था ना, परिमित राशि आ जाए, तो अपन क्या कहेंगे कि हमारा अनुक्रम अभिसारी है। तो आप लिखोगे अतः अनुक्रम कौन सा, 1/n कैसा है, अभिसारी है, अभिसारी है। सो सीक्वेंस 1/n इज कन्वर्जेंट, सो सीक्वेंस 1/n इज कन्वर्जेंट। कोई दिक्कत। ठीक, सुनो अब बारी आती है इसकी, तो पहले इसमें टर्म्स बताइए। n बिलोंग करेगा किसमें, कि सर कैपिटल n में, तो आप -1 की पावर 1 करोगे तो पहले माइनस आएगा, और फिर इनटू में 1 करोगे तो -1 आएगा। अगला क्या आएगा, प्लस का 2, देख लो कैसे, -1 की पावर 2 करोगे तो प्लस हो जाएगा, और 2 इंटू 2 करोगे तो वो हो जाएगा। फिर -3, +4, -5, +6 डॉट डॉट डॉट। क्या बता सकते हो किस पॉइंट की ओर टेंड कर रहा है ये नंबर लाइन पर? यदि मैं इसको देखूं ध्यान से तो देखो, यहां तो 0, यहां -1 या +1, या 2 3 4 5, -2 -3 -4 -5, तो पहले -1 पे हो, यहां हो, फिर पहुंच गए डायरेक्ट कहां पे, 2 पे, फिर पहुंच गए -3 पे, फिर पहुंच गए -5 पे, 4 पे, फिर कहां पहुंचे आप, 4 पे, 4 के बाद कहां पे, -5 पे। तो आप ऐसे ही तो कर रहे हो, और ये कैसा सीक्वेंस होता है, दोलनी।
दोलनीय ऑसिलेटरी है। और लेकिन एक चीज और, वो जो था -1 की पावर n जो पहले बताया था मैंने, उसमें केवल 2 ही टर्म आई थी, -1 + 1 -1 + 1, इसलिए वो क्या हो गया था, परिमित और परिबद्ध हो गया था। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर वैल्यू अलग अलग आती जा रही है और बढ़ता जा रहा है ये एरिया, देखो बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही चला जाएगा ये, तो इसलिए कैसा है, अपरिमित है, इनफाइनाइट है, और साथ साथ ये क्या है, अपरिबद्ध है, मतलब अनबाउंडेड है ये। तो लिख देना कि यह है अपरिमित, यह है अपरिमित व अपरिबद्ध दोलनीय अनुक्रम है। अपरिमित या अपरिबद्ध दोलनीय अनुक्रम है, या दिस इज इनफाइनाइट या इंडेफिनेट है ना, एंड अनबाउंडेड ऑसिलेटरी सीक्वेंस। तो ये चीजें अपनी यहां पर कंप्लीट होती है। ठीक है, क्या समझे, 1/n था, n की लिमिट लगा दी, 1/∞ 0 आ गया, फाइनाइट टर्म आ रही है, परिमित क्रम को आ रहा है, तो ये कैसा है, अभिसारी है। यदि इनफाइनाइट आता तो अभिसारी नहीं होता। ऐसे ही अपना ये वाला है। आज की क्लास छोटी रहेगी, इतना ही रखेंगे इसमें, क्योंकि आज अपन ने केवल किसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया है। जो बच्चे क्लासेज नहीं ले रहे हो क्लासेज ले लो, जिनका अपना वो वाला पेपर कंप्लीट करके अब इस पेपर पे आए हो। दूसरी चीज़ ये, जो नए बच्चे जुड़े हैं वो क्लासेस को प्रॉपर लीजिए, नोट्स बनाइए, और कल से, अब नेक्स्ट लेक्चर से कल से ही अपन थ्योरम से शुरू कर देंगे। कुछ काम समझ लीजिए, कुछ समझ लीजिए, जो क्लासेज आपका गैप लगा इतना अब नहीं लगेगा, और क्लासेज आपकी रेगुलर चल रहेगी। ठीक है, पढ़ते रहिए, अपने साथ वाले फ्रेंड्स को मोटिवेट कीजिए, क्लास चालू हो चुकी है, फटाफट क्लास ज्वाइन कर लीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। थ्योरम्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर्ड होकर क्लासेज को देखना है ना, बहुत मोटिवेटेड होके। और पहले कह रहा हूँ, रियल की जो क्लासेज हैं उन्हें आप फोर्स फॉरवर्ड करके नहीं देखोगे फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम आप देख सकते हो, लेकिन फर्स्ट टाइम आपको वो एक नॉर्मल स्पीड से ही देखनी है क्लासेज को, एक एक टर्म को आपको समझना है, एक एक पॉइंट को आपको समझना है। ठीक है, चलिए।